नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द WWMS पर। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, जो कि क्लास 10th का है सिलेबस फिजिक्स में। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले उसे जाकर देख लें, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है। अगर आप उसे देख लेते हैं तो आज का लेक्चर आगे जितने भी आने वाले लेक्चर्स हैं उसको समझने में बहुत आसानी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने सिलेबस के नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है ओम्स लॉ। तो ये जो वर्ड है ओम, ये कोई वर्ड नहीं है, ये एक नाम है। तो ये नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज सिमन ओम। जॉर्ज सिमन ओम नाम के एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने एक लॉ दिया इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो उस लॉ को हम लोगों ने जाना ओम्स लॉ। ठीक, तो ये मेनली बताते क्या हैं जॉर्ज सिमन ओम जी? ये बताते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इन्होंने बताया हमको, रिलेशनशिप बताया किसके किसके बीच में? वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलते हैं, एंड करंट flowing in a conductor। तो मेनली ओम्स लॉ ने क्या बताया था, मतलब ओम ने क्या बताया था अपने लॉ के द्वारा? उन्होंने रिलेशनशिप बताया था कि वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो उसके अंदर फ्लो कर रही है उसके बीच में क्या रिलेशन है। जैसे ये कोई लोहे का वायर है, मतलब आयरन की कोई वायर है, ठीक। तो ये कंडक्टर हुआ, तो इस कंडक्टर के बीच में अगर मैंने इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, कोई भी सेल या फिर बैटरी लगाकर, तो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, ठीक। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई किया इस पर, मान लीजिए 6 वोल्ट का अप्लाई किया इसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को, तो इसके अंदर कोई भी करंट तो फ्लो कर रहा होगा, और कितना अमाउंट करंट होगा वो बाद में देखा जाएगा अभी। तो उन्होंने बताया कि ये जो वोल्टेज मैंने अप्लाई किया है इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस को, और इसके अंदर जो करंट उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, उसके द्वारा फ्लो हुआ, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस और उस करंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, उन्होंने बेसिक ये बताया था। तो उन्होंने ये बताया था, देखिए अब मेन स्टेटमेंट जान जाते हैं ओम्स लॉ का। मेन स्टेटमेंट था कि एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, अभी मैं नोट कर दे रहा हूं, अभी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लाइक टेम्परेचर, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, द करंट फ्लोइंग in a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। ये मेन उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। क्या बोला था उन्होंने रिलेशनशिप बताते समय पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में? उन्होंने बोला कि अगर हम किसी भी सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस को मेंटेन करें, अगर कांस्टेंट मतलब क्या होता है? कांस्टेंट मतलब अनचेंज्ड, मतलब जितनी बार भी उस एक्सपेरिमेंट को मैं परफॉर्म करूं
उसकी जो फिजिकल कंडीशंस हों, जैसे कि टेम्परेचर हुआ, ह्यूमिडिटी हुआ, प्रेशर हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है वो टेम्परेचर करता है हमारे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए। अभी मैं एक्सपेरिमेंट को भी समझाऊंगा कि कैसे उन्होंने परफॉर्म किया था। तो उन्होंने बोला था कि एट कांस्टेंट या फिर अनचेंज्ड फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को हमने चेंज नहीं किया, तब क्या होगा कि जो द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। तो जैसे ये कंडक्टर है, ठीक, जैसे ये वायर है आयरन की, लोहे की वायर है, तो ये कंडक्टर है। फिर अगर मैंने इसके अक्रॉस क्या कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी लगा दिया एक, तो वो बैटरी क्या करेगा, इसके अंदर करंट फ्लो कराएगा। तो ये बैटरी जो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस, वो इसके करंट के, जो करंट इसके अंदर फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का देखिए क्या मतलब होता है, तो इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब हुआ I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक, मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए इस साइन का मतलब क्या होता है। ये साइन होता है प्रोपोर्शनल का, ठीक, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन, प्रोपोर्शनैलिटी साइन। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन का मतलब क्या होता है, इस अगर ये साइन किसी दो क्वांटिटी के बीच में लगा हुआ है, जैसे इस यहाँ पर लगा हुआ है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो अगर ये साइन डिनोट ये करता है कि अगर इस क्वांटिटी को जिस मल्टीपल में बढ़ाएंगे उसी सेम क्वांटिटी में ये वाला भी बढ़ जाएगा। मतलब जिस मल्टीपल में ये वाला क्वांटिटी बढ़ाएंगे उसी मल्टीपल में ये वाला क्वांटिटी इंक्रीज होगा। अगर इस क्वांटिटी को मैं डबल कर देता हूँ, दुगुना कर देता हूँ, तो ये वाली क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, डबल। ठीक है, बेसिक ये मतलब होता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन का। फिर देखिए अब क्या इन्होंने बताया, ठीक, ये समझने के लिए था। इसके बाद देखिए अगर करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। इसको ये भी लिख सकते हैं ना, जैसे करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट अप्लाइड। मान लीजिए आप इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए आप तीन एप्पल खरीद के ला रहे हैं, ठीक, 50 रुपए में, ठीक, 50 रुपीज़ में आप 3 एप्पल खरीद के ला रहे हैं, तो 3 एप्पल मतलब क्वांटिटी ऑफ एप्पल हो गया, क्वांटिटी ऑफ एप्पल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ एप्पल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। तो मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि 3 एप्पल 50 रुपए का अगर मिल रहा है, तो मुझे 6 एप्पल अगर खरीदना हो, 6 एप्पल खरीदना हो तो कितने रुपए का मिलेगा। अगर मैंने इस क्वांटिटी को डबल कर दिया तो इस क्वांटिटी भी, ये क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 100 रुपीज़। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अब समझ में आ गया कि क्वांटिटी ऑफ एप्पल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। मैंने अगर इस एप्पल की क्वांटिटी को देखिए डबल किया यहाँ पर, तो प्राइस भी क्या हो गया, डबल। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। तो अब इसका उल्टा, जैसे अब 50 रुपए का अगर मैंने, इसका उल्टा समझिए, जैसे 50 रुपए का मैंने 3 एप्पल लाया, ठीक, 3 एप्पल मैंने खरीदा 50 रुपए का, तो 100 रुपए का मैं कितना एप्पल खरीद लूंगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर 50 रुपए में 3 एप्पल खरीद रहा हूँ, मतलब कम एप्पल खरीद रहा हूँ, तो 100 रुपए मतलब मैं प्राइस को अगर डबल कर दे रहा हूँ तो मुझे डबल क्वांटिटी ऑफ एप्पल मिलेंगे, मतलब 6 एप्पल मिलेगा। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया ना, जैसे प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्पल हो गया। आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा ये चीज़। जैसे इस टाइम क्या था, क्वांटिटी ऑफ एप्पल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस था, ठीक, तो उसके बारे में मैंने यहाँ समझा दिया। फिर अब देखिए अगर मैंने प्राइस को और एप्पल, प्राइस पहले रखा एप्पल बाद में, तो प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्पल भी हो सकता है ना। ऐसे मैंने जैसे क्वांटिटी ऑफ एप्पल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस लिखा, वैसे प्राइस ऑफ एप्पल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्पल हो सकता है। इसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्यों होता है, ठीक, सभी लोग नहीं बताते हैं ये चीज़, तो समझ में आ गया होगा। तो अब इस चीज़ को I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V था, तो हम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं। अब ये जानते हैं प्रोपोर्शनल का साइन होता है, तो प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाते हैं, ठीक, तो एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है इसमें। आपको पता होगा कि अगर प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट को ऐड किया जाता है।
तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आई। ठीक, मैंने जहां पर R क्या है, R इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक, जहां पर R क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसी R को ही बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जहां पर R क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसी R को ही बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो अब इसको बहुत अच्छे से हम एक्सपेरिमेंटली समझेंगे कि एक्सपेरिमेंटली क्या होगा। तो R की अगर वैल्यू हम निकालना चाहें यहाँ से, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो मतलब अगर R की वैल्यू हम निकालना चाहें, और ये क्या है, किसकी इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि R क्या है, कांस्टेंट। तो अब इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर जितनी भी वैल्यू हम V की रखें और I की रखें, बार बार जितने बार भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, उसका रेशियो कांस्टेंट होगा। ठीक, अभी मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूंगा इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताकर। ठीक, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल्स टू आर आई, जहाँ पर R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, मैंने रेजिस्टेंस को पहले भी डिफाइन किया था, आपको याद होगा। अभी इसको बहुत डिटेल में अभी पढ़ना है तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है मैं अभी बता देता हूँ, हल्का फुल्का पुराना रिवाइज करा देता हूँ। रेजिस्टेंस को आप बेसिक समझ लीजिए। रेजिस्टेंस डेली लाइफ में आप यूज करते होंगे, डेली लाइफ में आप रेजिस्टेंस यूज करते होंगे लैंग्वेज में। तो इसका मतलब हम जानते होंगे क्या, टू अपोज एनीथिंग। रेजिस्टेंस हम लोग डेली लाइफ में अगर यूज करते हो तो उसका मतलब क्या होता है, टू अपोज एनीथिंग। ठीक, जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझाना चाहें, मान लीजिए वाटर का फ्लो है, ठीक, जमीन है, जमीन पे पानी फ्लो कर रही है। यहाँ पर मैंने हाथ लगा दिया या फिर किसी कपड़े से इसको ढक दिया या फिर कोई दीवार यहाँ पर खड़ी कर दी, ठीक है, दीवार यहाँ खड़ी कर दी, तो ये पानी का फ्लो यहाँ पर जाकर रुक जाएगा, इससे टकराकर, इस दीवार से टकराकर यहाँ पर रुक जाएगा। अब इस दीवार को पार करके इस साइड में तो आ नहीं सकता है, तो पानी क्या हुआ, यहाँ पर रुक गया। तो ये क्या है, यहाँ पर दीवार इस समय क्या कहलाएगा, दीवार क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कहलाएगा। रेजिस्टेंस किस चीज का, इन द फ्लो ऑफ वाटर, मतलब पानी के फ्लो में ये रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस। ठीक, किस केस में, ये हम जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं कि ये रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। अब इन इलेक्ट्रिसिटी समझ लेते हैं कि इन इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस को कैसे क्या बोलते हैं। इन इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि टू अपोज, यहां पर भी सेम मीनिंग होती है, टू अपोज, बट यहां एनीथिंग की जगह पे टू अपोज क्या, करंट फ्लोइंग, टू करंट फ्लोइंग, टू अपोज करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। वैसे कंडक्टर ना बोल के मटेरियल बोल सकते हैं हम। तो ये क्या होती है, किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी मटेरियल या फिर किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, किस चीज के लिए, कि वो अपने अंदर करंट को फ्लो करने को विरोध करेगा। ठीक, जैसे मैंने ये कंडक्टर लिया था, ये क्या है, लोहा, ठीक, लोहे की वायर, तो अगर इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो इस मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी क्या, उस करंट को अपोज करना, मतलब उस करंट को कम करना। अगर इसके अंदर ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो इस प्रॉपर्टी, इस मटेरियल की प्रॉपर्टी ये होगी कि उस करंट की क्वांटिटी को कम करना, मतलब अपोज करना, उसको बाहर भगाना। ठीक, जैसे मैंने इसको रेजिस्टेंस को समझाया था, इनर्शिया से कंपेयर करके मैंने बताया था, तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया था रेजिस्टेंस को इनर्शिया से कंपैरिजन करके। ठीक, तो वही होती है कि ये प्रॉपर्टी होती है किसी मेटेरियल की। रेजिस्टेंस क्या है, कुछ अलग से कोई चीज़ नहीं है, ये किसी हर मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हर मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो हर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है एक, कि अपने अंदर करंट फ्लो को रजिस्ट करता है या अपोज करता है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या फिर रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। ठीक, ये होता है इलेक्ट्रिसिटी में इसकी रेजिस्टेंस की मीनिंग। तो जितना भी मैंने अभी तक बताया वो थ्योरी पार्ट थी। अब चलिए एक्सपेरिमेंट पार्ट देखते हैं कि जो ओम्स लॉ आया, जो जॉर्ज सिमन ओम नाम के फिजिसिस्ट थे जर्मन के, उन्होंने किस टाइप का सेटअप रखा था अपने एक्सपेरिमेंट में। तो चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये था कि उन्होंने एक कंडक्टर ले लिया था। उन्होंने एक कंडक्टर ले लिया था। ठीक, ये कोई कंडक्टर है और उसकी रेजिस्टेंस क्या थी, आर। मैंने ये बताया था कंडक्टर या फिर कोई भी मटेरियल के अंदर उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर करंट को फ्लो करने का अपोज करेगा। ठीक, तो उसी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो उसका रेजिस्टेंस मान लिया था उन्होंने आर। ठीक, ये ड्रॉ किया था। उसको क्या किया था, पोटेंशियल डिफरेंस के लगा दिया था उसके अक्रॉस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक बैटरी उन्होंने सेटअप कर दिया था। ठीक, एक बैटरी सेटअप कर दिया था और एक स्विच यहाँ से लगा दिए थे। ठीक, फिर एक रियोस्टेट लगा दिए थे। रियोस्टेट क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। रियोस्टेट लगा दिया था उन्होंने। ठीक है, ये उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो था, लेकिन अब मान लीजिए, चलिए ठीक है, ये क्या है, बैटरी या फिर सेल। तो इसका कोई वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कोई शो कर रहा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इसके अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया होगा। तो करंट को अब मेजर करना होगा। तो मुझे मैक्सिमम करंट मेजर करना है। और किसके अक्रॉस, इस कंडक्टर के अक्रॉस। ये कंडक्टर वही चीज़ है, आप समझने में इसको मिस्टेक मत कीजिए। कंडक्टर यही है, मान लीजिए कोई वायर है, यही इस वायर का मुझे निकालना है। जो एक्सपेरिमेंट है वो इस वायर पे हो रहा है मान के चलिए। तो ये जो आर है वो यही वायर ही है। ठीक, तो इस वायर को ही मैंने इस तरीके से कनेक्शन किया है। और ये क्या है, रियोस्टेट, आर एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका काम क्या होता है, करंट को वैरी करना, करंट वेरिएशन। ठीक, रियोस्टेट इन्होंने लगाया था करंट को वैरी करने के लिए। ठीक, अब बताते हैं। तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, मेन बैटरी लगा दी। तो उसके अंदर क्या होगा, अब चार्ज फ्लो करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, आई करंट फ्लो किया। तो इस करंट को अब हमको मेजर भी करना है कि इस आर में कितना करंट जा रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे, एक अमीटर नाम की डिवाइस होती है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। अमीटर नाम की डिवाइस होती है जिसको हम लगा देते हैं सीरीज में। जहां पर हमको मेजर करना है, हमको किस में मेजर करना है, इस आर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो उसके सीरीज में लगा देते हैं हम अमीटर को। ठीक, तो ये हमको क्या बताता है कि उस कंडक्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है। ये फ्लक्चुएट करके इसकी रीडिंग बता देता है। ये चाहे डिजिटल लगा लीजिए चाहे एनालॉग लगा लीजिए। ठीक, तो ये बताएगा क्या कि इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है। अब मुझे एक और चीज़ चाहिए कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के अक्रॉस कितना है। मैंने मेन तो सप्लाई कर दिया V। ठीक, अब इस कंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है वो हमको मेजर करना है। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए मैंने बताया था क्या करते हैं, इस जो कंडक्टर है, कंडक्टर का कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं। तो हम ये लास्ट वाला पॉइंट ले रहे हैं, दोनों लास्ट पॉइंट, कि इस कंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है मुझे मेजर करना है। तो मैं इसके लास्ट पॉइंट ले रहा हूँ। फिर इन दोनों पॉइंट के बीच में हम क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, जो कि क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसका ये प्लस माइनस साइन हो गया। ठीक, तो क्या किया मैंने, सीरीज में लगा दिया अमीटर इसका करंट मेजर करने के लिए, और पैरेलल में लगा दिया वोल्ट मीटर इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। अब क्या किया उन्होंने, ये स्विच को ऑन किया, क्लोज किया। मतलब अभी तो क्या है, ओपन, अभी ओपन है तो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा नहीं। तो अब क्या किया इन्होंने, जब क्लोज किया, ठीक, क्लोज किया तो करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा इसमें।
करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में आने लगेगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल में फ्लो किया तो यहाँ से सबसे पहले हम करंट को वैरी करके कितना ला दिए, मान के चलिए करंट को हम वैरी करके ए जो रीडिंग शो कर रहा है, फर्स्ट वाली रीडिंग शो कर रहा है, आई की वैल्यू फर्स्ट हम 1 लिखते हैं इस तरीके से कि 1। फर्स्ट केस क्या था? आई की वैल्यू हमने क्या रखा? 1 एम्पियर। वो हमारे ऊपर है, वो तो हमारे ऊपर है ना। यहाँ से वैरी करके हमने जब 1 एम्पियर इसमें शो कर रहा हो तो फिर उस समय हम यहाँ पर रुक जाएंगे, ठीक। तो यहाँ 1 एम्पियर करंट शो करेगा। फिर यहाँ पर हम वोल्टेज शो करेगा, वोल्टेज तो अपने आप शो करेगा जो भी शो करेगा। तो V की वैल्यू हम मान लेते हैं खुद से, एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं है ये, ठीक। हम इमेजिनरी वैल्यू मान लेते हैं कि 2 वोल्ट शो किया, ठीक। फिर सेकेंड केस में क्या, हमने करंट को क्या किया, करंट को बढ़ा दिया, फिर 2 एम्पियर कर दिया, करंट को बढ़ा दिया 2 एम्पियर। कैसे बढ़ाएंगे करंट को? इसको फिर से इधर की ओर शिफ्ट करेंगे, इसको फिर से इधर की ओर शिफ्ट करेंगे तो करंट बढ़ जाएगा। तो करंट बढ़ गया तो क्या होगा? वोल्टेज भी फिर हमने नोट किया, वोल्टेज देखा इसमें तो वोल्टेज बढ़ गया। तो वोल्टेज कितना हो गया था? 4 वोल्ट, ठीक। फिर थर्ड केस फिर हमने नोट किया, क्या किया? करंट को फिर 3 एम्पियर कर दिया, 3 एम्पियर कर दिया। फिर वोल्टेज की वैल्यू हमने नोट की, वोल्टेज दिख रहा हूं मैं इसमें कि वोल्टेज शो कर रहा है। यहाँ पर मैं इमेजिनरी वैल्यू ले रहा हूँ, लेकिन आपको जब एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा स्कूल में तो आप बिल्कुल ऐसा ही देखेंगे शो करता हुआ। तो V पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी शो करेगी? 6 वोल्ट, ठीक। मान लेते हैं मैंने इमेजिनरी वैल्यू कंसीडर किया है, 1 एम्पियर, ठीक है। तो इतनी वैल्यू शो किया। फिर उन्होंने क्या किया, ओम्स लॉ जिन्होंने दिया था जॉर्ज सिमन ओम ने, उन्होंने क्या किया कि ये सारे चीज़, ये भी जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑब्जर्वेशन, साइंस को ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, इतने 3 ऑब्जर्वेशंस मैंने लिया है। उन्होंने इनफाइनाइट नंबर बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लिए थे। तो इन ऑब्जर्वेशन को उन्होंने एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया। तो वो कैसे ग्राफ बनाया उन्होंने? वाई एक्सिस के ऊपर आई ले लिया, मतलब करंट ले लिया, ठीक, एम्पियर में, और एक्स एक्सिस पर उन्होंने वोल्टेज को ले लिया, किसमें? वोल्ट में, ले लिया। फिर क्या किया, इस पे कुछ पॉइंट्स, जो ग्राफ आप ड्रॉ करना तो जानते ही होंगे, इस पे ले लिया 1 2 3 4, ये 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। इस पे ले लिया 2 4 6 8, ये सब सारे वोल्ट में हैं। तो पहला वाला पॉइंट का ऑब्जर्वेशन क्या है? I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, V इक्वल्स टू, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 2 वोल्ट। तो पहला आप प्लॉट करके देखिए, ये 1 एम्पियर यहाँ है और 2 वोल्ट यहाँ है, तो यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है। सेकेंड वाला देखिए क्या आ रहा है, ग्राफ प्लॉट करना आप 9th में सीखे होंगे, फिर भी मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। I की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर, V की वैल्यू कितनी है? 4 वोल्ट। तो I की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर यहाँ से, और V की वैल्यू कितनी है? 4 वोल्ट यहाँ पर। ये पॉइंट मिला हमें। फिर देखते हैं, ये दूसरा केस इसको मान लेते हैं, इसको तीसरा, इसको चौथा, ठीक। और पहला केस मानते हैं कि जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को, मतलब ये जब ओपन किया है स्विच को, जब ओपन किया है स्विच को, तो इसमें तो कोई भी करंट फ्लो कर नहीं रहा होगा, तो मतलब आई की वैल्यू कितना है? 0 एम्पियर, ठीक। और उस समय यहाँ पर वोल्टेज कितना शो करेगा? 0 वोल्ट। जब कोई भी मैंने यहाँ से एक्सटर्नल सोर्स ही नहीं दिया, मतलब स्विच को ऑफ रखा, ओपन रखा, तो फिर इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं शो करेगा। तो स्टार्टिंग की वैल्यू क्या होगी? 0 वोल्ट, और 0 वोल्ट V की वैल्यू और 0 एम्पियर करंट की वैल्यू, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये आ गया, 0 वोल्ट और 0 एम्पियर, पहला पॉइंट यह है, सेकेंड पॉइंट यह है, थर्ड पॉइंट यह है। फोर्थ पॉइंट क्या था कि 3 एम्पियर करंट शो कर रहा है और 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। 3 एम्पियर आ गया करंट मेरा, 6 वोल्ट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप देख रहे होंगे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट मिला। अब अगर ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, हम सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं, देखिए, तो ये लगभग आगे की ओर चला जाएगा। तो ये क्या मिल रहा है हमें? स्ट्रेट लाइन। आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से, ये क्या मिल रहा है हमको? स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो हमको क्या मिला? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि हमको जब भी मिल रहा है कांस्टेंट, और हम अगर इन सब का वैल्यू निकालें V अपॉन आई, मतलब रेशियो निकाले, जब V अपॉन आई फर्स्ट वाले केस का निकालें, तो फर्स्ट वाले केस का क्या आएगा? 0।
v की वैल्यू 0, i की वैल्यू 0, तो v अपॉन आई की वैल्यू कितनी आएगी 0। सेकेंड वाले केस का देखते हैं, तो क्या आता है v अपॉन आई 2/1, 2/1 मतलब कितना आएगा 2। थर्ड वाले केस का देखते हैं, v अपॉन आई, v क्या है यहाँ पर 4 वोल्ट और i की वैल्यू कितना है 2 एम्पियर। तो इसकी वैल्यू कितनी है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मतलब ओवरऑल वैल्यू कितनी है 2। फोर्थ केस में अगर देखें v अपॉन आई की वैल्यू, तो v की वैल्यू है 6 वोल्ट और i की वैल्यू है 3 एम्पियर, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितनी आ गई वैल्यू 2। आप हर केस में देख रहे होंगे केवल फर्स्ट केस को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट केस क्या था ओपन सर्किट थी फर्स्ट केस। तो ओपन सर्किट में ना तो वोल्टेज है ना तो करंट है, तो उसमें जो रेशियो भी आ गया वो भी 0 आ गया। तो अब ये जानते होंगे आर अपॉन ये वी अपॉन आई किसकी वैल्यू होती है, वो आर की होती है, क्योंकि हम जानते हैं ओम्स लॉ के थ्रू, ओम्स लॉ क्या कहता है v इक्वल्स टू आई आर। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, i को जब उधर भेज देंगे तो v अपॉन आई आ जाएगा। तो ये जितने भी हम रेशियो निकाले हैं v अपॉन आई की वैल्यू निकाले हैं, वो सब क्या है, सब r है। ठीक, r है सब क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सब केस r है। तो फर्स्ट वाले केस में v की वैल्यू भी 0, i की वैल्यू भी 0, तो रेजिस्टेंस भी 0। ठीक है, तो सेकंड केस में क्या है, देखिए r की वैल्यू 2 है, थर्ड केस में r की वैल्यू 2, और फिर फोर्थ केस में भी r की वैल्यू 2, मतलब r क्या है, r इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब किसी भी वैल्यू में, मतलब किसी भी आप देख लीजिए, किसी भी वैल्यू ऑफ वोल्टेज और कोई भी वैल्यू ऑफ करंट, कोई भी वैल्यू ऑफ करंट और कोई भी वैल्यू ऑफ वोल्टेज ले लें अगर, तो सब में देखिए आर की वैल्यू क्या आ रही है कांस्टेंट, क्योंकि रेशियो हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है, ओम्स लॉ के थ्रू ये फॉलो कर रहा है ये चीज। ठीक, और यहाँ पर मैंने बताया था कि जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, उसकी वैल्यू क्या होती है आर, मतलब जिसको बोलते हैं आर, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस क्या है कांस्टेंट, मैंने बताया था जब ओम्स लॉ को डिस्कस किया था अभी। तो फिर इस समय आर की वैल्यू आप देख सकते हैं हर केस में 2 आ रही है, मतलब आर की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, मतलब ओम्स लॉ हमारा वेरीफाई हो जाता है इस सर्किट के द्वारा। ठीक, और ये जो हमने ग्राफ देखा था यहाँ पर, इस ग्राफ में, इसी ग्राफ को बोला जाता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगर ओम्स लॉ का वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है तो आप यही ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। और अगर आप स्लोप निकालते हैं इसी ग्राफ का, ठीक, स्लोप निकाल के मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे लाइंस को मिटाकर। स्लोप क्या होता है, कोई भी 2 पॉइंट लिया जाता है ग्राफ पर, ठीक, कर्व पर 2 पॉइंट कोई भी लेते हैं, फिर उसका चेंज इन y निकालते हैं और चेंज इन x निकालते हैं। ये क्या होगा, ये चेंज इन y, चेंज इन y, ये क्या होगा चेंज इन x। मतलब चेंज इन y का मतलब y कोऑर्डिनेट में कितने चेंजेस आए और x कोऑर्डिनेट में कितने चेंजेस आए, दोनों का रेशियो हम निकालते हैं अगर, तो y अपॉन x आता है। तो y एक्सिस पर कौन सा है, i है। ठीक, y एक्सिस पर i मतलब करंट की वैल्यू है, x एक्सिस पर वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू i अपॉन v। तो i अपॉन v की वैल्यू आएगी जब हम स्लोप निकालेंगे तो। ठीक है, यहाँ स्पेस बचा नहीं है तो मैं ऊपर बता देता हूँ। यहाँ जब मैं स्लोप निकालूंगा यहाँ पर, तो स्लोप क्या आएगा इस कंडीशन में, इस ग्राफ के थ्रू i अपॉन v। ठीक, अब जैसे कि हमको पता है r इक्वल्स टू वी अपॉन आई होता है। ठीक, तो i अपॉन वी क्या होगा 1 अपॉन आर होगा, 1 अपॉन आर होगा। ठीक, तो स्लोप निकालेंगे अगर, तो हमको i अपॉन वी की वैल्यू मिलेगी। अगर वापस से हमको रेजिस्टेंस निकालना हो तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, अगर स्लोप निकालेंगे तो हमको i अपॉन वी की वैल्यू मिलेगी, फिर अगर उसका रेसिप्रोकल निकाल देते हैं तो हमको मिल जाती है रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक, ये था ग्राफ, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये था सर्किट डायग्राम जिस पर ओम नाम के एक जर्मन फिजिसिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, ओम्स लॉ को लाया था। फिर और ये सारे एक्सपेरिमेंट वैल्यूज उसने ऑब्जर्वेशंस के थ्रू सब उसने प्रूफ किया अपने चीज़ों को कि आर की वैल्यू हर केस में देखिए कांस्टेंट आ रही है। अब इस आर की वैल्यू को कांस्टेंट लाने के लिए भी कुछ कंडीशंस होनी चाहिए।
जैसे कि आर की वैल्यू तभी कांस्टेंट आएगी जब इन कंडीशंस को फॉलो करेंगे आप। ठीक, वो चीजें क्या क्या हैं कंडीशंस। कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि साइज ऑफ वायर या फिर कंडक्टर। ठीक, साइज ऑफ वायर या फिर कंडक्टर को आप क्या रखेंगे, कांस्टेंट, मतलब सेम रखेंगे हर टाइम। जितने भी ऑब्जर्वेशन लेंगे आप सेम साइज ऑफ वायर लेंगे या फिर कंडक्टर का। ठीक, साइज का मतलब क्या हो गया, अगर आप ये वायर को कंसीडर करते हैं, ये वायर है, ठीक, तो इसका लेंथ मान लेते हैं हम 30 सेंटीमीटर है। इसका लेंथ अगर फर्स्ट केस में 30 सेंटीमीटर है, फर्स्ट केस में जब मैंने रीडिंग नोट की तो उस समय लेंथ इसका 30 सेंटीमीटर है। तो सेकेंड केस जब मैं रीडिंग ले रहा हूँ, सेकेंड वाली केस का रीडिंग ले रहा हूँ, तो उसका भी लेंथ उस टाइम भी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसका डाया जितना है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन आप देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, वैसे फोकस नहीं कर पा रहा है। ठीक, तो इसका जो डाया होगा, इसका डाया मान लेते हैं इस केस में 1 मिलीमीटर है। तो सभी केस में जितनी बार भी मैं रीडिंग नोट करूंगा उतनी बार में इसका डाया भी सेम होना चाहिए और लेंथ भी सेम होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए इन्वायरमेंट का। ये जब मैं ओम्स लॉ बता रहा था उस समय भी बताया था कि फिजिकल कंडीशंस में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा उसमें मायने रखता है। तो टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, हर केस में कांस्टेंट होना चाहिए। अगर फर्स्ट रीडिंग आप नोट कर रहे हैं उस समय 25 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, तो सेकेंड वाली रीडिंग, थर्ड वाली रीडिंग, फोर्थ वाली रीडिंग, हर केस में आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर होना चाहिए इन्वायरमेंट का। ठीक, ये हो गया साइज ऑफ द कंडक्टर और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर या फिर इन्वायरमेंट, ये होना चाहिए। ठीक, ये दोनों चीज़ें कंडीशंस हैं कि ये दोनों कंडीशंस को फॉलो करके ही तभी आप इस एक्सपेरिमेंट को आप प्रूव कर पाएंगे कि आर भी क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, एक और चीज़ है, टेम्परेचर सब है, एक और चीज़ है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब अगर आयरन आप फर्स्ट केस में ले रहे हैं, आयरन या फिर गोल्ड या फिर सिल्वर या फिर कॉपर, कोई भी आप मटेरियल अगर फर्स्ट केस में जो भी मेटल ले रहे हैं वही मटेरियल, मतलब अगर आप इस समय मैं जो लिया हूँ वायर, ये लोहे का वायर है, मतलब आयरन का वायर है। ठीक, तो फर्स्ट केस में मैं जो इसकी रीडिंग लिया हूँ, हर केस में सेम इसी वायर की, मतलब इसी मटेरियल की मुझे रीडिंग लेनी होगी। ठीक, तो तभी मेरा हर केस में वैल्यू सेम आएगा। और उसके बाद में अगर आप इस रीडिंग को लेते हैं, इस कंडीशन, मान लीजिए इस वायर का सेम डायमीटर, सेम साइज, मतलब सेम लेंथ, और इसका मटेरियल भी आयरन है और टेम्परेचर भी मैंने मेंटेन करके रखा हुआ है अपने इन्वायरमेंट का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मैं इसको एक्सपेरिमेंटली सेटअप करके मैं इसकी आर की वैल्यू और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू अलग अलग मेजर करता हूँ, निकालता हूँ। मैं आज निकाला मैंने मान लीजिए, और यही चीज़ मैंने 10 साल बाद भी किया। ठीक है, 10 साल बाद या 100 साल बाद भी अगर करें हम, ठीक, आफ्टर 100 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स जब भी करेंगे हम, सेम अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस, सेम मटेरियल का नेचर और सेम साइज इसका रखते हैं, तो हमको 10 साल के बाद या 100 साल के बाद भी सेम रीडिंग मिलेगी, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, आपको मेन 3 ये कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पर नोट कर चुका हूँ। अगर आप इन 3 कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो चाहे जब भी आप कहीं पर भी आप नोट करें रीडिंग, अगर इन 3 कंडीशंस को आपने मेंटेन किया हुआ है तो कहीं पर भी अर्थ पर या फिर यूनिवर्स पर कहीं पर भी आप रीडिंग नोट करते हैं तो आप फर्स्ट केस में जहाँ पर रीडिंग लिया होगा आपने, जितना आया था, वही अलग अलग केसेस में भी सेम रीडिंग आएंगे आपके। ठीक है, सेम रीडिंग और वैल्यू ऑफ आर हमेशा सेम मिलेगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, अब रेजिस्टेंस के बारे में हल्का फुल्का देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है और उसको रेजिस्टेंस ही क्यों बोलते हैं। रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं ओम्स लॉ के थ्रू। हमने देखा है कि ओम्स लॉ के थ्रू V इक्वल्स टू क्या आता है,
V इक्वल्स टू I इंटू R। V इक्वल्स टू R फॉर्मेटिकल फॉर्म में, फॉर्मूला फॉर्म में ओम्स लॉ को ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ से अगर R की वैल्यू हम निकालना चाहें, मतलब रेजिस्टेंस का हम निकालना चाहें फॉर्मूला, तो R इक्वल्स टू क्या आएगा, V अपॉन I। ठीक है, अब इस R को या फिर इस R को जो कि कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको ओम ने क्यों बोला कि ये रेजिस्टेंस इसको बोलेंगे, इसको रेजिस्टेंस ही क्यों बोलेंगे, इसका नाम रेजिस्टेंस ही क्यों रखा गया, मतलब इसका नाम या फिर कंडक्टेंस, इंडक्टेंस कुछ भी तो रख सकते थे, दूसरा नाम कुछ भी, तो रेजिस्टेंस ही क्यों रखा गया, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हम लोग जानते हैं कि टू अपोज एनीथिंग। तो ऐसा क्या चीज़ अपोज करता था कि इसका नाम हमने रेजिस्टेंस रख दिया, मतलब ओम ने रेजिस्टेंस रख दिया। तो चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि इसका नाम रेजिस्टेंस से क्यों पड़ा, दूसरा नाम क्यों नहीं पढ़ सका। तो मान लेते हैं 3 टाइप के हम वायर ले लेते हैं। ठीक है, 3 टाइप के वायर ले लेते हैं, 3 मटेरियल की वायर ले लेते हैं। ठीक, लेंथ सेम चाहे कुछ भी आप लीजिए। तो मान लेते हैं फर्स्ट वाले जो वायर है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक है, और एक और चीज जान लीजिए कि रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट या फिर यूनिट कह सकते हैं, इसका यूनिट होता है ओम। क्योंकि ये जो वर्ड है ना रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंट वर्ड दिया किसने, जॉर्ज सिमन ओम ने दिया, तो उनके रेस्पेक्ट में हमने रेजिस्टेंस का यूनिट ही ओम रख दिया। ठीक, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक वर्ड के ओमेगा से, ये ओमेगा है और ये इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इसको ऐसे बनाते हैं, इसको पढ़ते हैं ओमेगा या फिर ओम। ठीक, तो आप जान जाइए ये चीज़, जो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग रेजिस्टेंस को समझना चाह रहे थे कि इसका नाम रेजिस्टेंस क्यों पड़ा। तो मान लीजिए फर्स्ट वायर है, इसके अंदर, फर्स्ट वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम का है, और सेकेंड वायर के अंदर, फर्स्ट टाइप का ये वायर है, सेकेंड काइंड के वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है, और थर्ड काइंड के वायर के अंदर क्या है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है। हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है, हमने मान लिया ये सारी चीज़ें। तो अब मान लेते हैं सबके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने दिया है, सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, सेम लगाया है। सेम लगाने का मतलब क्या है, हमने लगा दिया मान लीजिए 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सभी के अक्रॉस में लगा दिया, सभी की बैटरी को सभी के, जैसे सभी को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 6 वोल्ट का है। ठीक, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया सबको 6 वोल्ट के बैटरी से। ठीक, तो सबके अंदर अब करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया होगा। इसका मान लेते हैं I1 है, इसका मान लेते हैं I2 है, इसका मान लेते हैं I3 है। ठीक है, तो अब सबके अंदर हम करंट निकालते हैं कि क्या वैल्यू आती है करंट की। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में अगर करंट की वैल्यू हम निकालना चाहें तो I1 की वैल्यू क्या आएगी, इस वाले फॉर्मूले से V इक्वल्स टू, जैसे V इक्वल्स टू IR होता है। ठीक, तो I की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, V अपॉन R, यही तो लिखेंगे। R उधर चला गया तो डिवीजन में चला गया। तो अब फर्स्ट वाले केस का हम करंट निकालें अगर, तो क्या होगा, V अपॉन R। तो क्या आएगा, V की वैल्यू तो 6 है और R की वैल्यू कितना, 1, तो मतलब I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 एम्पियर। ये फर्स्ट वाला केस का है। ठीक है, सेकेंड वाले केस में निकालते हैं I2 की वैल्यू, तो इसमें क्या होगा, V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट, और R की वैल्यू कितनी है, 2 ओम। तो कितनी वैल्यू आ रही है, 2 3 जा 6। ठीक, तो 3 एम्पियर आया सेकेंड केस के। सेकेंड केस में हमने करंट की वैल्यू निकाली। ठीक, उसमें तो 3 एम्पियर आ रहा है। थर्ड केस में देखते हैं, अगर करंट की वैल्यू हम निकालते हैं तो I3 की वैल्यू क्या आ रही है, I3 वैल्यू आ रही है V अपॉन R। तो V की वैल्यू 6 है और R की वैल्यू 3 है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ रहा है, 2 एम्पियर।
ठीक है। तो I3 की वैल्यू 2 एम्पियर आई और 3 एम्पियर आई इस वाले केस में, 6 एम्पियर आई इस वाले केस में। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बैटरी तो सब में मैंने लगाया 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी मैंने सब में लगाई, मतलब सेम लगाया, कांस्टेंट रखा V को, ठीक। लेकिन सब में क्या रखा, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है सब में डिफरेंट डिफरेंट है, इसमें सबसे कम थी, इसमें उससे अधिक, इसमें सबसे अधिक, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट वाले केस में जब रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम थी तो उस समय करंट की वैल्यू सबसे अधिक आई। सेकेंड वाले केस में मीडिएट मतलब मॉडरेट मैंने रखा आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो उस केस में करंट की वैल्यू क्या आई, 3 एम्पियर, ठीक, उससे कम आई। फिर अगर थर्ड केस में मैंने रेजिस्टेंस को रख दिया आर मतलब 3 ओम, तो फिर हमारे करंट की वैल्यू कितनी आ गई, सबसे कम आ गई। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम आर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक, वैसे वैसे क्या हो रहा है, आई की वैल्यू डिक्रीज। एक चीज ये ऑब्जर्वेबल थिंग है, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू, कि जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, मतलब या फिर कह सकते हैं कि जैसे जैसे जिस मटेरियल का या फिर जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस अधिक है, उस कंडक्टर में जो करंट की वैल्यू ड्रॉ होगी सेम पोटेंशियल डिफरेंस रखने पर, जो करंट की वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी, और जितना रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा उसमें करंट की वैल्यू कम आएगी। तो हम क्या देख रहे हैं हम कि जो आर की वैल्यू है बढ़ाने पर आई की वैल्यू घट रही है, ठीक, आर की वैल्यू बढ़ाने पर आई की वैल्यू घट रही है। तो हम देख रहे हैं ये चीज़ कि ये करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, क्या कर रहा है, आई को अपोज कर रहा है, ठीक है, आई को अपोज कर रहा है। अपोज का दूसरा मीनिंग क्या होता है, रजिस्ट कर रहा है, ठीक। मतलब अपने अंदर अगर आर की वैल्यू या फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू हम बढ़ाते जाएं तो अपने अंदर करंट की वैल्यू को डिक्रीज करता जाएगा, कम करता जाएगा, ठीक, कम करता जाएगा। तो मतलब वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है या फिर रजिस्ट कर रहा है। तो इस कारण इस आर को हमने नाम दिया रेजिस्टेंस, ठीक है, इस कारण इसका नाम पड़ गया रेजिस्टेंस। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इसका आखिरकार रेजिस्टेंस ही नाम क्यों पड़ा। मैं 2-3 लेक्चर से समझाता आ रहा हूँ कि रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है, रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि करंट को अपने अंदर फ्लो करने से रोकता है, ठीक। आपको बहुत अच्छे से क्लियर आया होगा ओम्स लॉ के थ्रू कि रोकता है तो क्यों रोकता है, ये आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे अब, ठीक। तो इसको आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे बहुत अच्छे से कि रोकता है तो क्यों रोकता है, और जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं हम वैसे वैसे करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक। तो आर की वैल्यू रेजिस्टेंस की मैंने यूनिट क्या बताई है, ओम। ओम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर OHM लिख दें, ठीक। तो ऐसे ही लिखा जाता है यूनिट में ओम सिंबल के थ्रू। इतने ये सब डिस्कशन से हमने क्या पाया, ये सारे डिस्कशन से हमने पाया कि आर की वैल्यू तो ये पता है, R इक्वल्स टू V/I ओम्स लॉ के थ्रू। तो हमने ये डिस्कशन से ये पाया कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक। अगर व्हेन I कांस्टेंट, जब I को मैंने मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर को जब हमने कांस्टेंट रख दिया तो R जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, ठीक, वैसे वैसे ये इंक्रीज होगा, मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, R is inversely proportional to I when what, V constant। ये सेकेंड वाली कंडीशन आप इस वाले एग्जांपल से जो मैंने अभी डिस्कस किया है, ये सारे एग्जांपल्स, ये मतलब 3 कंडीशन को रख के मैंने दिखा दिया है कि जैसे जैसे हम R इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे I की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो मतलब क्या है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम I को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे R डिक्रीज होगा, या फिर अगर R को हम इंक्रीज करते हैं तो I क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक। और प्रोपोर्शनल का मतलब तो मैंने बता ही दिया था स्टार्टिंग में कि अगर हम V की वैल्यू बढ़ाते हैं तो R की वैल्यू बढ़ेगा, या फिर R की वैल्यू बढ़ाएं तो V की वैल्यू बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल का मतलब ये भी होता है कि मल्टीपल में बढ़ाना है, ठीक है, ये नहीं कि 2 इसमें बढ़ा दिए मतलब
टू इसमें प्लस कर दिए तो टू इसमें भी प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मल्टीपल में बढ़ाना है, मल्टीपल में बढ़ाना है या फिर मल्टीपल में घटाना है। जैसे अगर r की वैल्यू को हम दुगुना कर देते हैं, 2r कर देते हैं, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, दुगुना हो जाएगी, मतलब 2v हो जाएगी। ठीक है, अगर r की वैल्यू हम 2r कर देते हैं तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल। जैसे अगर r की वैल्यू को डबल कर दे रहे हैं तो v की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। और इस केस में क्या है, जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू i की वैल्यू अगर हम डबल करते हैं, ठीक, i की वैल्यू अगर डबल करते हैं तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। ठीक, या फिर r की वैल्यू को अगर डबल करते हैं, डबल, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। सेम ही चीज तो है, चाहे हम r प्रोपोर्शनल टू r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू i बोलें या फिर i इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r बोलें, बात तो सेम ही हुई। तो इसका मतलब ये होता है मल्टीपल में बढ़ाना है हमको, प्लस माइनस करके बढ़ाना या घटाना नहीं है, मल्टीपल में बढ़ाना है या फिर मल्टीपल में घटाना है, मल्टीप्लाई करके बढ़ाना है या फिर डिवाइड करके घटाना है। ठीक, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो भी चीज़ मैंने प्रैक्टिकल के थ्रू आपको समझाया है।